फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 24। पिछले भाग में आपने पढ़ा, हम सब ने डिनर किया और फिर शर्मा साहब हमें वापस अपनी कार से हमें हमारे घर छोड़ गए। उस दिन मेरे मन में जो उनके प्रति गलत फहमी थी वो दूर हो गई। वे बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। अब आगे। और फिर राजेश से 2-3 मुलाकातों के बाद मैं उनकी संगमरमर की मूर्तियों की मॉडल बनने को तैयार हो गई। मैंने इस काम के लिए मुंह मांगे रुपए लिए और उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब मुझे कॉलेज में काम करने की इजाज़त नहीं थी और सच कहूँ तो मैं भी उस काम से उब गई थी और रुपए भी कम मिलते थे। जब इंसान की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं तो वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाना चाहता है और मैं भी वही चाहती थी जो मैंने किया भी। अब मुझे मूर्तिकारों के समक्ष खड़े होकर अपने पोज देने होते और वे मेरे बदन को संगमरमर में घड़ते। इस काम के लिए राजेश शर्मा ने कई मशहूर मूर्तिकारों को न जाने कहां से बुलवाया था। उनमें से एक का नाम था माधव, जो कि जरूरत से ज्यादा मेहनती था और जब भी वो कोई मूर्ति गढ़ता तो उसमें बिल्कुल डूब जाता। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मेरी कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसकी निगाहों में मैंने मेरे लिए हमेशा नफरत ही देखी। शायद उसे मैं और मेरा काम दोनों ही पसंद नहीं था। तब मुझे लगा कि शायद दुनिया में माधव जैसे और भी लोग होंगे जो मुझसे और मेरे काम से नफरत करते होंगे, लेकिन मैं लोगों की ऐसी निगाहों के बारे में क्यों सोचती, क्योंकि वे निगाहें मुझे रोटी नहीं दे रही थी। मुझे ऐसे लोगों की फिक्र करने की क्या ज़रूरत थी जो कि मुझसे नफरत करते थे। मैंने ये बात शर्मा साहब से भी कही तो वे बोले, जेरी, ये दुनिया केवल चढ़ते सूरज को सलाम करती है, इसलिए तुम केवल कामयाब बनो। ये दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पैरों में झुक जाएगी। तुम जितना इसे दबोगी वो इतना ही तुम्हें दबाएगी। और औरत दबती इसीलिए ही है कहीं उसको समाज से बहिष्कृत न कर दिया जाए। लेकिन जो औरत अकेले खड़ा होना सीख जाती है, अपने लिए लड़ना सीख जाती है, तो फिर समाज उससे डरने लगता है, क्योंकि समाज को ये पता चल जाता है कि वो औरत अब बहिष्कार से नहीं डरती। कभी कभी मैं उनकी ऐसी बातें सुनकर अचंभित हो जाती, क्योंकि 24 घंटे हंसी मजाक करने वाला इंसान आखिर इतनी गंभीर बातें कैसे कर लेता है। वैसे गंभीर रहने लायक शर्मा साहब की उम्र नहीं थी। उस समय उनकी उम्र 35 के ऊपर रही होगी। गोरा रंग और अच्छी कद काठी, लेकिन जैसे वे ऊपर से दिखते थे हंसमुख स्वभाव के, लेकिन उनके भीतर बहुत ही गहरा गम छुपा था जिसे वे किसी से ना कहते थे। मुझे तो ये बात उनके घर में काम करने वाले हीरा काका ने बताई थी। हीरा काका शर्मा साहब के बहुत पुराने नौकर थे, उनकी माँ के जमाने के, इसलिए वे उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते थे। शर्मा साहब हीरा काका के हाथों में खेले थे। शर्मा साहब भी हीरा काका को बहुत मानते थे। एक दिन जब मैं शर्मा साहब से मिलने गई तो वे शराब के नशे में थे और मुझसे बोले, जेरी, तुम आओ, तुम भी मेरे साथ पियो, मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा, क्यों सर, क्या हुआ? तब वे बोले, आज के ही दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। ओ, बहुत दुख हुआ मुझे जानकर। मैंने कहा, दुखी नहीं, तुम्हें खुश होना चाहिए उनकी मौत पर। शर्मा साहब बोले, लेकिन क्यों? वे तो आपकी माँ थी, तो उनके जाने का गम होना चाहिए ना मुझे। मैंने कहा, वो झूठी और मक्कार औरत थी, उसने मेरे बाप को धोखा दिया था। और इतना कहकर शर्मा साहब ने एक और पैक खत्म कर दिया। तब मैंने कहा, सर, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। नहीं, वो औरत बेवफा थी, तभी तो मुझे भी अब किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए मैंने अब तक शादी भी नहीं की। शर्मा साहब बोले, सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, सच कह रहा हूँ मैं जेरी, वो औरत मेरी माँ कहलाने के काबिल नहीं थी। इतना कहते कहते उन्होंने एक और पैक खत्म कर दिया। मैंने कहा, सर, अभी आप होश में नहीं हैं, आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। अब आप पीना बंद करके अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। नहीं जेरी, मैं पूरे होश में हूँ, शर्मा साहब ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। नहीं सर, अब पीना बंद कीजिए। मैंने कहा, आज मुझे कोई भी पीने से नहीं रोक सकता। मैं आज जी भर कर पीऊंगा, ताकि ऊपर बैठी मेरी माँ की आत्मा को कष्ट हो जैसे मुझे हुआ था।
वो औरत मेरी माँ कहलाने के काबिल ही नहीं थी। शर्मा साहब बोले, ऐसा मत बोलिए, ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कहा, वो बहुत ही बुरी औरत थी, उसने अपने स्वार्थ के आगे किसी के बारे में नहीं सोचा। शर्मा साहब ये सब कहते कहते एक और पैक खत्म कर गए, लेकिन पैक खत्म होते ही वे धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। मैं बहुत डर गई और मैंने फौरन ही हीरा काका को बुलाया। वे भागकर आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ बिटिया? मैंने कहा, इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली है, खुद को संभाल नहीं पाए और फर्श पर गिर गए। कोई बात नहीं बिटिया, ये सालों से होता आ रहा है। ये मालकिन की बरसी वाले दिन ऐसे ही पीते हैं और ऐसे ही बेहिसाब पीकर बेहोश हो जाते हैं। बिटिया, तुम जरा मेरी मदद करो तो इन्हें इनके कमरे तक लिटाएं। हीरा काका बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। और फिर मैंने हीरा काका की मदद करके शर्मा साहब को उनके कमरे तक पहुँचाया और फिर हीरा काका से पूछा, काका आखिर क्या बात है जिसने उन्हें इतना परेशान कर रखा है? तब काका बोले, बिटिया अब क्या बताएं, कहीं छोटे बाबू को कुछ पता चल गया तो उनका हम पर से भी भरोसा उठ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए काका, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, तो फिर सुनो बिटिया, लेकिन कभी भूलकर भी छोटे बाबू से इस बात का जिक्र मत करना। काका बोले, नहीं करूंगी उनसे जिक्र, आप बस मुझे उनकी तकलीफ बता दीजिए। मैंने कहा। फिर हीरा काका ने बोलना शुरू किया, बात उस समय की है, हम इस घर में तब नए नए काम पर लगे थे और तब हमारा भी नया नया ब्याह हुआ था। हम अपने गांव से अपनी मेहरारू शांति के साथ यहाँ आए थे। तब मालिक यानी कि छोटे बाबू के पिता मालकिन को ब्याह कर इस घर में लाए। मालकिन के आने से इस घर में रौनक आ गई। अब मालिक की जिंदगी व्यवस्थित हो गई थी। मालिक मालकिन दोनों के बीच बहुत प्यार था। इस घर में खुशहाली छा गई थी। तब कुछ महीनों बाद पता चला कि मालकिन पेट से है। तब मालिक मालकिन का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे और हम सब नौकरों को सख्त हिदायत दी कि मालकिन का हमेशा ख्याल रखा जाए, उन्हें अब कोई भी काम ना किया जाए। हमारी मेहरारू शांति दिन रात मालकिन के साथ रहती। इससे दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस तरह कुछ महीने बाद मालकिन ने छोटे बाबू को जन्म दिया। मालिक बहुत खुश हुए। वहाँ अस्पताल में और यहाँ घर में हम सब की झोलियां रुपयों से भर दी गई। अब धीरे धीरे छोटे बाबू बड़े होने लगे। इसी बीच शांति भी पेट से हुई और मैंने उसे गांव भेज दिया। इधर छोटे बाबू बड़े होने लगे और मालिक अपने व्यापार में ज्यादा व्यस्त रहने लगे। वे मालकिन को अब समय नहीं दे पाते थे, जिससे मालकिन उदास रहने लगी। तब भी उन्होंने अपना मन छोटे बाबू से लगाए रखा। लेकिन औरत जात थी, कोई भी रिश्तेदार नहीं था, कोई संबंधी नहीं, कोई दुख दर्द पूछने वाला नहीं था, तो कब तक मन मारकर घर में बैठती। इसलिए जब छोटे बाबू 3 साल के हो गए तो उन्होंने शाम को क्लब जाना शुरू कर दिया। तब तक शांति फिर से गांव से लौट आई थी। हमारा भी एक बेटा था जो छोटे बाबू से छोटा था। अब मालकिन के घर पर न रहने पर शांति दोनों बच्चों का ख्याल रखती। अब घर की खुशहाली न जाने कहाँ चली गई। मालिक अपने व्यापार में डूबे रहते और मालकिन क्लब में। अब तो मालकिन ने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। वे जब भी घर लौटती तो नशे में धुत रहती। छोटे बाबू उनके पास जाते तो वे उन्हें दुत्कार कर भगा देती, जिससे छोटे बाबू दुखी हो जाते। फिर शांति ही छोटे बाबू को संभालती। इस तरह मालिक और मालकिन के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी और मालकिन अपने दिल से मालिक को दूर करती जा रही थी। उन्होंने छोटे बाबू का ख्याल रखना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। उन्होंने क्लब में कई दोस्त बना लिए थे, जिनमें कुछ पुरुष भी शामिल थे। लेकिन अब मालकिन खुश रहने लगी थी। शायद अब वे उतना अकेलापन महसूस नहीं कर रही थी। इसी तरह वक्त बीत रहा था। अब छोटे बाबू 5 साल के हो चले थे। इसी बीच शांति दोबारा पेट से हुई और मैंने उसे फिर से गांव भेज दिया। इसी बीच मालकिन के कोई जान पहचान वाले व्यक्ति पाकिस्तान से आए। शायद वे उनके पुराने मित्र थे जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करते। उन्हें मालकिन ने घर में रहने की इजाजत दे दी। मालिक को भी उनके आने से अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि वे मालकिन को वक्त नहीं दे पाते तो मालकिन उनसे कोई भी शिकायत नहीं करेगी। इस तरह मालकिन और उनके मित्र के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी।
वे उनके साथ ही घूमने जाती और देर रात को घर लौटती। हंगामा तो उस दिन खड़ा हो गया जब मालिक और मालकिन की शादी की सालगिरह थी। उस दिन मालिक जल्दी घर आ गए और साथ में उनके लिए बहुत सारे उपहार लाए और घर के रसोइयों से बढ़िया बढ़िया खाना बनाने को कहा। मालिक ने उस दिन घर में पार्टी रखी थी और कुछ मेहमानों को भी बुलाया था। बड़ा सा केक आया घर में, घर की सजावट हुई, लेकिन देर रात तक मालकिन घर नहीं लौटी। धीरे धीरे सारे मेहमान जाने लगे और मालिक मायूस हो गए। मालकिन तब लौटी जब सब मेहमान चले गए थे। वे जब अपने पुरुष मित्र के साथ शराब के नशे में धुत घर लौटी तो मालिक का पारा चढ़ गया और वे जोर का थप्पड़ मालकिन के गाल पर देते हुए बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे पीठ पीछे ऐसे काम करते हुए? तुमने तो आज मेरी इज्जत को सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। उस रात तो मालकिन नशे में थी, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उनकी हालत कुछ बोलने लायक नहीं थी। लेकिन फिर दूसरे दिन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।